सो हेलो एवरीवन। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है। इसमें हम लोग वन बाय वन सीक्वेंस से चलेंगे कि क्या होता है इकोनॉमिक्स में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसकी मीनिंग है, मतलब सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के हम लोग इसमें डील करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, की थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स ना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है। अर्थशास्त्र की अगर मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। ये तो पता होगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे मैं अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर्स को मैं पूरा कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर्स को, मतलब जो मेरी असीमित जो इच्छाएं हैं, ठीक है, अनलिमिटेड डिज़ायर्स को मैं पूरा कर सकता हूँ। यही चीज़ हम लोगों को इकोनॉमिक्स सिखाती है। ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये हमें यही सिखाता है कि कैसे हम लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज से, मतलब जो हमारे पास सीमित जो संसाधन है, उनसे कैसे हम लोग असीमित इच्छाओं को पूरा करेंगे। ये चीज़ हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। या फिर ऐसा कह दीजिए, या दूसरा तरीका हम लोग ये भी समझ सकते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, कैसे हम उनको मैनेज करें। ठीक है, कैसे हम लोग उसको मैनेज करें। ठीक है, कि वो सही तरीके से, मतलब लंबे समय तक वो चल पाए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, दूसरा एक तरीका ये, मतलब देखो, फर्स्ट क्या सीखा हम लोगों ने? फर्स्ट हम लोगों ने सीखा कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो डिज़ायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। तो उनको कैसे फुलफिल करना है। सेकंड हम लोगों ने क्या जाना कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम लोग मैनेज करें अपने रिसोर्सेज का। इसका एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए ना, हमारे घर पे अगर मैं बात करूं, सपोज करो मेरी सैलरी 30K है। ठीक है, पर मंथ मैं इतने रुपीज़ कमाता हूँ। तो ये 30K सैलरी से मैं कैसे पूरे मंथ में अपनी फैमिली को, ठीक है, या अपने घर को कैसे मैं चला रहा हूँ। तो वही चीज़ देखो, मैनेजमेंट करना हुआ ना। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे मेरा अमाउंट, जो पैसा हो गया, सैलरी हो गई, वो रिसोर्सेज हो गया। कैसे मैं उसे पूरा मंथ में यूज़ कर रहा हूँ, उसे यूटिलाइज कर रहा हूँ सही तरीके से, कि पूरा मंथ में इजीली काट सकूँ, या मेरी फैमिली पूरा मंथ 30K में इजीली काट सके। तो वो मैनेज करना हुआ रिसोर्सेज को। या फिर एक ये भी कह सकते हैं कि सिलेक्शन या चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेट। ठीक है, हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन और चॉइस, सिलेक्शन या चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, जो भी सबसे ज़्यादा सही हो उसको हम लोगों ने यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल समझे। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं, सपोज करो मुझे 10 किलोमीटर की कोई एक, या 10 थोड़ा कम हो गया, सपोज करो 30 किलोमीटर की मुझे एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक है। अब सपोज करो 4 लोग थे, है ना, एक पर्सन ए था, एक पर्सन बी था, एक पर्सन सी था एंड एक पर्सन डी था। तो अब इनके पास एक तो चॉइस ये है कि सब अपनी अपनी बाइक ले और बाइक लेके निकल दे। ठीक है। या फिर एक चॉइस ये है कि चारों एक ही कार में बैठ करके चले जाएं। तो हमें ऐसी चीज सिलेक्ट करनी है, मतलब जो चीज हमारे लिए भी, मतलब यूजफुल हो और आगे भी बच पाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है। तो अगर वो जो 4 लोग हैं, अगर कार में जाएंगे ना, तो वो ज़्यादा सबसे बेस्ट अल्टरनेट रहेगा कि चार अपनी अपनी बाइक, अलग अलग अपनी बाइक ले जाने से अच्छा एक ही कार में चले जाए, है ना। या फिर एक कार में चले जाएं, या हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें, बस का यूज़ कर लें, ट्रेन का यूज़ कर लें, किसी भी चीज़ का। तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने बेसिकली यही चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो थी जनरल मीनिंग कि इकोनॉमिक्स की एक जनरल, एक साधारण शब्दों में एक मीनिंग क्या होती है, ये हम लोगों ने समझा। अब इकोनॉमिक्स कभी कभी पूछ देता है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, उसकी लिटरल मीनिंग क्या होती है, मतलब इस शब्द की मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। चलिए आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले समझो, इकोनॉमिक्स जो शब्द है ना, पहली बात तो, इकोनॉमिक शब्द एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में एक शब्द होता है ओइकोनॉमिक्स, ओइकोनॉमिक्स, या फिर ओइकोनोमिया। ओइकोनॉमिक्स कह दे या ओइकोनोमिया। ठीक है, ये दो शब्द होते हैं।
यहाँ से लिया गया शब्द है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब क्या मतलब होता है ओइकोनोमिया या ओइकोनॉमिक्स, इनका मतलब क्या होता है? पहली बात, ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है, दो शब्दों को कंबाइन करा। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द थे, एक था ओइकोस था एंड सेकंड वन इज नोमोज, ठीक है, एक था ओइकोस था और एक नोमोस। इन दोनों शब्दों को कंबाइन करके ओइकोनॉमिक्स बोल दिया या ओइकोनोमिया बोल दिया, ठीक है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब गृहस्थ, घर, ठीक है, एंड मतलब घर की चीज़ें। एंड नोमोस का मतलब होता है कैसे मैनेज, ठीक है, नोमोस का मतलब होता है कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है, मैनेजमेंट किया जाए। तो अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है ना, उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो उसका लिटरल मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। याद रखना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका हिंदी में? अगर इसे बोलते हैं तो इसे बोलते हैं गृहस्थ प्रबंधन करना। क्या मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब समझिए। देखिए, इसका मीनिंग होता है कि सपोज करो, जस्ट एक एग्जांपल, मेरे पास, मैं पर मंथ 20 kg राइस खरीदता हूँ, ठीक है, 20 kg राइस खरीदता हूँ, कि मेरा एक मंथ में 1 किलो मतलब 20 किलो राइस मेरा सही चल जाता है, ठीक है। अब क्या है ना कि इस 20 किलो राइस अगर मैंने खरीदे हैं, तो इसको कैसे मैं मैनेज करूं कि पूरे 1 मंथ के लिए ये मैनेज हो पाए, है ना, पूरे 1 मंथ मुझे चलाना है 20 किलो राइस को। देखिए, एक सिचुएशन ये है कि मैं मॉर्निंग में भी राइस खाऊं एंड डे टाइम पे भी राइस खाऊं एंड नाइट में भी, मतलब रात के समय पे भी राइस खाऊं, तब तो मेरा 20 किलो राइस एक मंथ के लिए नहीं चल पाएगा। ये ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ कि सपोज करो मॉर्निंग में मैंने कुछ अलग ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, चाय बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ें खा ली, एंड डे टाइम पे मैंने राइस खा लिया, एंड जो रात का समय है उसमें मैंने मतलब रोटी वगैरह कुछ खा ली, है ना। तो ऐसे तरीके से मतलब चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना, जैसे हम लोग घर में चीज़ों को मैनेज करते हैं ना, जैसे हम लोग घर में चीज़ों का प्रबंधन करते हैं, ठीक है, गृहस्थ प्रबंधन जैसे होता है, वही चीज़ हम लोगों को इकोनॉमिक्स में तो सिखाती है। वही जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वही चीज़ हमें सिखा रहा है कि हम लोगों ने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। बस ये शब्द बोला गया है घर के लिए, अब ये हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में भी मतलब वो करना होता है, डेली लाइफ में या इन टर्म्स ऑफ कंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, सब चीज़ हमें समझ में आ गई, इकोनॉमिक्स का जनरल मीनिंग समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया इकोनॉमिक्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है। अब थोड़ा सा ही देखते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ है। देखिए, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसके जो फादर कहे जाते हैं उन्हें बोला जाता है एडम स्मिथ, ठीक है, नेम याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के जनक किसे बोलते हैं, मतलब किसने मतलब इसे इंट्रोड्यूस करा है, तो वो है एडम स्मिथ, ठीक है। ये एक स्कॉटलैंड के रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, स्कॉटिश पर्सन है, ठीक है, सॉरी, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी सी हमें चीज़ें याद रखनी है कि जैसे इनकी 2 बुक्स थी एंड 2 थ्योरीज दी थी, ठीक है, इनकी 2 बुक्स थी एंड 2 थ्योरीज थी। तो सबसे पहले बुक्स के अगर बारे में बात करें तो देखिए, इनकी जो फर्स्ट बुक थी ना, वो फर्स्ट बुक थी 1759 में आई थी, और उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, ठीक है, उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, ठीक है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट इस बुक का नाम था। इस बुक में ना, इस बुक में एक इन्होंने फ्रेज का यूज करा था, एक मतलब ऐसा समझ लीजिए, एक कुछ फ्रेज का यूज करा था, फ्रेज पता नहीं क्या है, ठीक है, फ्रेज का मैंने जैसे यूज करा था इसमें, द इनविजिबल हैंड, एक फ्रेज का यूज करा था, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करा था, ऐसा समझ लीजिए, इनविजिबल हैंड, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इनविजिबल हैंड, ठीक है, किस बुक में लिखा हुआ है, तो द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। और किसने इसका यूज करा था, तो एडम स्मिथ ने यूज करा था, ठीक है। क्या मतलब था इनविजिबल हैंड? देखो, इन्होंने इस बुक में द इनविजिबल हैंड ऐसे करके समझाया है, एक अदृश्य हाथ। क्या बोला है इन्होंने? देखिए, इन्होंने बोला है कि जैसे अगर सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मैं एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं एक कॉपी की, ठीक है, जिसमें कॉपीज़ बनेंगी, मैं उसकी एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, अब मैंने अपने स्वार्थ के लिए ना, मैंने अपनी अर्निंग के लिए ये फैक्ट्री को स्टैब्लिश करा था, बट उससे हुआ क्या?
अब फैक्ट्री में मैं अकेले काम तो करूंगा नहीं। सपोज करो उस फैक्ट्री में मैंने टोटल 4 वर्कर्स और लगा दिए, एक वर्कर ए था, एक वर्कर बी था, एक वर्कर सी था और एक वर्कर डी था। तो मैंने 4 वर्कर्स इसमें और लगा दिए, एंगेज कर दिए। अब देखो, होने को मैंने ये अपने यूज के लिए ये फैक्ट्री खोली थी, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा है इसके लिए मैंने ये फैक्ट्री खोली थी। बट ना चाहते हुए भी देखो ये 4 लोग मेरी फैक्ट्री में जुड़े और मेरी उस मतलब अनइंटेंशनली उससे इनका भी घर चलने लगा ना, इन चारों लोगों का भी घर चलने लगा। तो इसी चीज के बारे में इन्होंने बात कही है कि द इनविजिबल हैंड, इन्होंने ये बताया हुआ है कि हम लोग कुछ वर्क ऐसा करते हैं, ठीक है, कि वो अनइंटेंशनली होता है, मतलब कोई हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि इन चारों का भी भला हो जाए, बट उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ ऐसा वर्क करा, सोसाइटी में कुछ ऐसा वर्क करा जिससे सोशल वेलफेयर हुआ, मतलब लोगों का भी कुछ ना कुछ भला हुआ, है ना। तो यही चीज द इनविजिबल हैंड मतलब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट बुक का नेम याद रखना, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। एंड देखिए इनकी जो सेकंड बुक थी ना, वो सेकंड बुक थी वो आई थी 1776 में आई थी, ठीक है, 1776 में इनकी एक सेकंड बुक आई थी। उस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। वेल्थ का मतलब पैसे से समझ सकते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए इस बुक में एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली थी, क्या, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि इकोनॉमिक्स जो होता है ना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स जो होता है वो धन का विज्ञान होता है, ठीक है, कि मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो पैसे से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो मैंने क्या बोला, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोगों ने सीखा कि एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ के रहने वाले, स्कॉटलैंड के रहने वाले। इनकी 2 बुकें हैं, फर्स्ट बुक 1759 में है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, इन्होंने एक इसमें फ्रेज का यूज करा है, द इनविजिबल हैंड, ठीक है। एंड इनकी जो सेकंड बुक थी वो 1776 में आई है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसमें इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स जो है वो एक धन का विज्ञान है, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने 2 थ्योरीज भी दी थी, ठीक है। 2 थ्योरीज को हम लोग नेक्स्ट पेज में समझते हैं, आगे देखिए। देखिए इनकी जो थ्योरीज थी ना, इन्हीं एडम स्मिथ की, फर्स्ट जो थ्योरी थी, फर्स्ट थ्योरी का नेम है डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ठीक है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स। क्या मतलब था ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स का, मतलब हीरा पानी विरोधाभास, ठीक है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स का मतलब है हीरा पानी विरोधाभास। इस थ्योरी में इन्होंने बोला कि देखिए एक तरफ डायमंड है और एक तरफ वाटर है। वाटर देखो कितना ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, है ना। एंड डायमंड एज सच कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पानी इतना ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अगर 3 दिन तक अगर हम लोग पानी ना पिए ना, तो एक इंसान की उसमें डेथ भी हो सकती है ना, इंसान मर भी सकता है 3 दिन तक अगर पानी ना पिए, और मैक्स टू मैक्स मतलब 7 डेज तक वो जिंदा रह सकता है अगर वो पानी ना पिए, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। बट डायमंड अगर वो पूरी लाइफ भी ना पहने ना, पूरी लाइफ भी अगर डायमंड ना पहने, तो वो चलते रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, मस्त उसकी जिंदगी कटेगी। तो इन्होंने इस थ्योरी में यही एक्सप्लेन करा कि वाटर इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए कि अगर हम लोग उसे 3 दिन भी यूज़ ना करें तो हम मर जाएंगे। फिर भी वाटर के जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, वाटर का जो पैसा होता है मतलब वो कम पैसे में मिल जाता है, जबकि डायमंड इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम उसे पूरी लाइफ भी ना पहने तो आराम से मस्त अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, बट फिर भी ये इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इन्होंने इसी चीज़ को इसमें एक्सप्लेन करा था कि ये कितना मतलब गलत है, ये सब चीज़ें कितना गलत है, इन्होंने इस थ्योरी में ये एक्सप्लेन करा था एडम स्मिथ ने। फर्स्ट थ्योरी थी डायमंड वाटर पैराडॉक्स। अच्छा, अब जो सेकंड थ्योरी आती है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। उस थ्योरी का नेम था कैनन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, कैनन, सॉरी, सेकंड थ्योरी का नाम था कैनन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, कैनन ऑफ टैक्सेशन। मतलब इन्होंने इसमें कराधान के सिद्धांत बताए हैं, ठीक है, टैक्सेशन, ठीक है, कराधान के सिद्धांत मतलब किसी देश में, किसी कंट्री में अगर टैक्स लग रहे हैं तो वो किस तरीके के टैक्स होने चाहिए, वो चीज़ इन्होंने इसमें एक्सप्लेन करा था, ठीक है, कि टैक्स मतलब कैसे होने चाहिए किसी कंट्री में अगर वो लग रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो इन्होंने बोला, क्या एक्सप्लेन करा था टैक्सेशन के बारे में, कैनन ऑफ टैक्सेशन जो ये सिद्धांत था इसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा। पहली बात इन्होंने बोला था कि जो टैक्स होना चाहिए ना, वो इक्वालिटी की तरफ फोकस होना चाहिए,
ठीक है, उसका जो फोकस होना चाहिए वो इक्वालिटी की तरफ फोकस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कोई इंसान है जो 10,000 रुपये मंथली इनकम कमाता है, ठीक है, मतलब मंथली कमाता है 10,000 रुपये, और एक सेकंड पर्सन है जिसकी पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपीज़ है। अगर दोनों के लिए टैक्स सेम रखे, सपोज करो ये भी टैक्स जो पे कर रहा है वो 5,000 रुपये टैक्स पे कर रहा है, एंड ये 1 लाख रुपए सैलरी वाला भी सेम 5,000 रुपये टैक्स कर रहा है, तो ये इक्वालिटी कहाँ हुई, है ना। तो इन्होंने बोला कि पहला जो इन्होंने मतलब कैनन ऑफ टैक्सेशन जो कराधान के सिद्धांत दिए थे, उन्होंने उसमें इक्वालिटी की तरफ बात करी थी कि जो टैक्स होना चाहिए ना वो इक्वालिटी की तरफ फोकस होना चाहिए। अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा टैक्स ले लो, और किसी की सैलरी कम है तो उससे थोड़ा टैक्स कम ले लो, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि जो हमारा टैक्स जो होना चाहिए ना वो थोड़ा सा इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट ना पड़े। मतलब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब इन्होंने बोला कि टैक्स का जो रेट होना चाहिए ना, टैक्स का जो रेट वो थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए हमें, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हम लोग सपोज करो हमने टैक्स लगा दिया 50% टैक्स लगा दिया, या 60% हम लोगों ने टैक्स लगा दिया। अब हम लोग कमा 10,000 रुपये रहे और 60% मतलब 6,000 रुपये अपना टैक्स देते रहे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब टैक्स की जो रेट होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए टैक्स की रेट को डिसाइड करना चाहिए। थर्ड चीज़ इन्होंने बोली थी कि जो टैक्स जो होना चाहिए वो सर्टेनिटी की तरफ फोकस होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्थिरता की तरफ फोकस होना चाहिए उसका। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब इन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो टैक्स के जो रेट होने चाहिए ना वो मतलब सर्टेनिटी की तरफ, मतलब अगर सपोज करो आज 5% हमें टैक्स देना पड़ रहा है ना, तो नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर जो हम लोगों ने टैक्स के रेट कर दिए वो 50% कर दिए। नहीं, ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो टैक्स के जो रेट हैं अगर वो फिक्स मतलब सर्टेनिटी स्थिरता की तरफ फोकस होना चाहिए, और अगर बाई चांस अगर हम लोग उसे चेंज कर भी रहे हैं तो एक मिनिमम सा डिफरेंस आना चाहिए। मतलब 5 था तो 5.1 या 5.2 कर दिया, 5.3 कर दिया, ऐसा हल्का सा चेंजेस आना चाहिए। एंड फोर्थ जो चीज़ था वो इन्होंने बोला कि फोर्थ जो चीज़ था वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ कन्वीनियंस के बारे में इन्होंने बात कही थी, ठीक है, कि मतलब कन्वीनियंटली हम लोग उसे पे कर पाए, ठीक है। कन्वीनियंस मतलब इसका मतलब क्या है कि इजी टू पे हो, कि अगर कोई इंसान टैक्स को पे करने जाए तो ऐसा ना हो कि उसे चार मतलब बहुत सारे अटरम टटरम चीज़ें करनी पड़ रही है, ठीक है। कन्वीनियंट की तरफ कन्वीनियंटली उसे पे कर पाए। तो ये चीज़ इन्होंने दो थ्योरीज दी थी। फर्स्ट थ्योरी थी डायमंड वाटर पैराडॉक्स, एंड सेकंड वन इज कैनन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें याद रखना। तो आज की क्लास हम लोग इतनी रखते हैं, एंड बाकी जो चीज़ें होंगी कल हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या क्या होती है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के ऊपर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।